गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, सबको ज्वाइन करने बोलो जल्दी। गुड आफ्टरनून रुपेश। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। बाकी सबको बोलो ज्वाइन करने के लिए। कोई अब तक ज्वाइन नहीं किया है क्या? सबको बोलो ना ज्वाइन होने के लिए। ग्रुप में हम लिख दिए हैं, सब लेट क्यों कर रहा है? यस मैम। हाँ, ओके। सो अच्छा, मॉड्यूल में तुम लोग अटेंडेंस दे दिए हो? जिन लोग का देना बाकी था, मतलब जिन लोग का हो रहा है, निधि का जो करना पड़ेगा, हम करने भूल गए हैं, कर देंगे। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बाकी जब सबको जब ज्वाइन करना होगा तो हम लोग करेगा ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ज्वाइन। सो कल हम लोग लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किए थे, आई थिंक स्क्रीन विजिबल है क्लियरली? आई थिंक स्क्रीन क्लियरली। ओके ओके। तो कल हम लोग देखे थे कि जो यूएसडीसी सिस्टम है, उस यूएसडीसी सिस्टम का जो फ्रेम था, यूएसडीसी सिस्टम का फ्रेम का स्ट्रक्चर क्या था, उसमें टाइम स्लॉट्स कितने सेकंड्स के होते थे, कितना चैनल है, हर एक फ्रेम में कितने स्लॉट्स होते थे, ये सब चीजों के बारे में हम लोग अपना लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो न्यू टॉपिक, दैट इज स्पीच कोडिंग। तो जब हम लोग देख रहे हैं कि यूएसडीसी सिस्टम है, यूएसडीसी सिस्टम में जो डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है, तो एकदम रुको, एक सेकंड रुको। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सपना। ओके, सो हाँ, स्पीच कोडिंग, द यूएसडी सिस्टम। तो हाँ, जो बोल रहे थे कि जो कोडिंग हो, जब वॉइस डेटा का ट्रांसमिशन होता है तो ऑब्वियसली ओवर द चैनल जब वॉइस डेटा का या फिर वॉइस सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है तो वहां पे हम लोग कोडिंग करते हैं। तो ये वॉइस को
कोड करने के लिए जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोडिंग टेक्निक हम लोग यूज करते हैं, दैट इज स्पीच कोडिंग। तो स्पीच कोडिंग यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यूएसडीसी सिस्टम के लिए क्या पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीच कोडिंग टेक्नोलॉजी हम लोग करते हैं, वो कैसे होता है, इस चीज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो फॉर यूएसडीसी सिस्टम जो स्पेशल टाइप ऑफ कोडर या फिर जो स्पेशल कोड यूज किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं, जो स्पेशल टाइप ऑफ कोडर ही बेसिकली बोलेंगे हम लोग यूज होता है, दैट इज नोन एज द वेक्टर सम एक्साइटेड लीनियर प्रेडिक्टिव कोडर। ठीक है, तो ये स्पेशल टाइप ऑफ कोडर को यूज किया जाता था या फिर यूज किया जाता है इन द यूएसडीसी सिस्टम जिसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, दैट इज IS-54 सिस्टम। सो यूएसडीसी को स्पीच कोडर इज कॉल्ड द वेक्टर सम एक्साइटेड लीनियर प्रेडिक्टिव कोडर। तो ऑब्वियसली इसके नाम जो है, उस नाम से हम लोग को पता चल रहा है कि लीनियर प्रेडिक्टिव कोडर मीन यहाँ पे जो कोडिंग हो रहा है वो लीनियरली हो रहा है, और इसका जो कोडिंग है, कोडिंग का एक स्पेशल फॉर्मेट है जिसमें क्या है, जो आउटपुट है वो एक प्रेडिक्टिव आउटपुट है। मतलब जैसे कि अगर कोडिंग हो रहा है, किसी का नाम है मान लो ABC, तो अगर ABC को हम लोग XYZ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोडिंग में हम लोग हमेशा ये जानेंगे कि A इक्वल्स टू X एंड X, और सॉरी, इसके मतलब हम लोग हमेशा ये जानेंगे कि X जहां पे लिखा हुआ है X इक्वल्स टू ऑलवेज A, Y इक्वल्स टू ऑलवेज B एंड Z इक्वल्स टू ऑलवेज C। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो आउटपुट है, अगर हम लोग को टेक्निक पता है कि किस पर्टिकुलर टाइप का टेक्निक या फिर किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोडर को यूज किया जा रहा है, तो उस कोडर का आउटपुट मेरा क्योंकि प्रेडिक्टिव है, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ कोडर इज नोन एज predictive coder. Okay, and this belongs to the class of code excited linear predictive coder. And this belongs to the class of code excited linear predictive coder or statically excited linear predictive coder as discussed in, अच्छा ये चैप्टर 7 में कोडर के बारे में, स्पीच कोडर के चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, बस यहाँ पे मतलब तुम्हारे इस टॉपिक के हिसाब से इसको बोला जाता है। तो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोडर में क्या है, डिटरमाइंस हाउ टू क्वांटाइज द रेसिडुअल एक्साइटेशन सिग्नल। तो रेसिडुअल एक्साइटेशन मींस मतलब क्या है कि जब हम लोग बात कर रहे हैं, जब बात कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, ऑब्वियसली जो मेरा सिग्नल है, नॉर्मल जो सिग्नल है, सिग्नल में कुछ कुछ स्पाइक्स आ रहे हैं, या फिर जैसे कि देखना, स्पेशली जब क्रिकेट तुम लोग देखते हो, एग्जांपल हम देना चाहेंगे, जब हम लोग क्रिकेट देखते हैं तो समटाइम्स क्या होता है कि बैट और जब एंड तुम्हारा लेग बिफोर विकेट जो होता है, LBW का जब समटाइम्स अपील होता है और अंपायर को दिखाई नहीं देता कि उसमें आउट जो थर्ड अंपायर को दिखाई देता है, तो समटाइम्स क्या होता है कि विकेट के पास जो क्या माइक्रोफोन्स लगाया हुआ होता है, उसका वाइब्रेशन को हम लोग चेक करते हैं। मींस अगर कांटेक्ट हुआ है बैट और बॉल में, तो वहां पे जो साउंड होता है उसमें देखना एक ग्राफ दिखाता है जिसमें वाइब्रेट होता है, और अगर टच नहीं हुआ है तो वो एकदम स्ट्रेट लाइन जाता है। तो मीन्स जब हम लोग बात करते हैं, या फिर टू बी मोर प्रिसाइज अगर हम लोग बोलेंगे कि जहां कहीं पे भी साउंड का जनरेशन होता है, तो वहां पे क्या है कि नॉर्मल जो मेरा सिस्टम है उसमें एक एक्साइटेशन जनरेट होता है। तो ऑब्वियसली कि जब हम लोग बात करेंगे तभी भी क्या होगा कि एयर में एक वाइब्रेशन जनरेट होगा। तो जब ये वाइब्रेशन जनरेट होता है, मींस जो मेरा रेगुलर सिग्नल रहता है, अगर वहां पे कुछ भी तुम्हारा वॉइस सिग्नल का इंट्रोडक्शन नहीं है, कोई वहां पे कोई बात ही नहीं किया है, तो मेरा ग्राफ क्या जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। लेकिन अगर कोई बात किया है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि जो मेरा सिग्नल है, सिग्नल में एक्स्ट्रा एक्साइटेशन रहेगा सिग्नल में। तो यही सिग्नल में जो रेसिडुअल एक्साइटेशन रहता है उसको कैसे हम लोग क्वांटाइज करते हैं। क्वांटाइज करना मतलब क्या होता है कि उसको जब उसको डिजिटाइज किया जाता है तब क्वांटाइजेशन का प्रोसेस होता है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जब उसको डिजिटाइज किया जाता है
मतलब वॉइस सिग्नल क्या है, इट्स एनालॉग सिग्नल। लेकिन जब हम लोग, क्योंकि यूएसडीसी क्या है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, तो ऑब्वियसली सिग्नल को डिजिटाइज करना पड़ता है, उसके लिए कोडिंग करना पड़ता है। तो ये एनालॉग सिग्नल को जब हम लोग डिजिटाइज करेंगे, जो मेरा स्पीच सिग्नल है उसको जब हम लोग डिजिटाइज करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन के लिए क्वांटाइजेशन एक प्रोसेस होता है या फिर एक स्टेप होता है, तो उसको डिजिटाइज करने के लिए इस स्टेप के थ्रू जाना पड़ता है। सो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोडर होता है, वो कोडर क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि इसको किस टाइप से उसको हम लोग क्वांटाइज करें। द VSELP means the vector sum excited linear predictive coder algorithm uses a code book that has predefined structure such that the number of computation required for the code book search process is significantly reduced। अब क्या है कि ऑब्वियसली अगर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक स्पेशल कोडिंग टेक्निक हम लोग यूज कर रहे हैं, तो कोडिंग टेक्निक के लिए एक कोड बुक होगा। कोडिंग मतलब व्हाट, कोई भी पर्टिकुलर डेटा को या फिर कोई भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हम लोग जो अननोन पर्सन है उससे हम लोग हाइड करने का जो प्रोसेस है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोडिंग। मीन्स जिसको पता है कि और ये जो कोडिंग है मतलब कोई भी बात के लिए कोई भी एक सिंबल हो सकता है। मान लो किसी को कोई भी, तुम मान लो दो तीन दोस्त का एक ग्रुप है, इसमें से कोई दो जन एक दूसरे के साथ कोई सीक्रेटली कोई मैसेज का मतलब कम्युनिकेशन करना चाहता है। मतलब ये एक जन दूसरे जन को कोई सीक्रेट मैसेज देना चाहता है और उसके बदले में दूसरा आदमी जो होता है या फिर दूसरा फ्रेंड होता है उसका, वो जो मैसेज भेजेगा वो कोई तीसरा आदमी से भेजेगा। लेकिन तीसरा आदमी ऐसा है जिसको उसका मीनिंग नहीं पता, वो अगर उसको पढ़ेगा मैसेज को, उस लेटर को अगर पढ़ेगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये जो लेटर में जो कुछ भी लिखा हुआ होगा, इसका जो सिंबल्स है, इसका जो सिग्निफिकेंस है, वो खाली दो एंड यूजर मींस जो सेंडर है और जो रिसीवर है उसी को पता रहेगा। जो बीच में कोई अनवांटेड पर्सन अगर है तो उसको नहीं पता रहेगा। तो ऑब्वियसली इसमें क्या है कि एक सीक्रेसी मेंटेन होता है या फिर एक स्पेशल कोड्स होते हैं जिसका अगेंस्ट में हम लोग बोलेंगे कि जस्ट एन एग्जांपल जो हम थोड़ा देर पहले बोले कि a इक्वल्स टू x, b इक्वल्स टू y एंड c इक्वल्स टू z। अगर x y z हम लिख के अपना किसी फ्रेंड को दे तो सब जो अगर मतलब और किसी थर्ड पार्टी के थ्रू उसको भेजे तो थर्ड पार्टी जब उसको देखेगा तो उसको क्या पता चलेगा, इट मींस x y z। बट जब वो मेरा फ्रेंड के पास वो पहुंचेगा तो वो अगर x y z देखेगा तो उसको क्या पता चलेगा, x y z मींस a b c। तो इसीलिए क्या होता है कि ये जो मेरा टोटल जो मेरा डेटा हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं या फिर जो भी मेरा वॉइस सिग्नल है, इसको क्या है हर एक चीज के लिए, हर एक छोटा छोटा चीज के लिए क्या होता है, एक सिग्निफिकेंट कोड बुक होता है। मीन्स इट्स लाइक अ लाइब्रेरी। हम बोल सकते हैं कि मेरे पास लाइब्रेरी में लिखा हुआ है a इक्वल्स टू दिस, b इक्वल्स टू दिस, c इक्वल्स टू दिस, और in the other hand we can say कि I means something else, you mean something else। या तो हो सकता है कि हर लेटर वाइज हम लोग कोडिंग करें, या तो हो सकता है पर वर्ड वाइज हम लोग कोडिंग करें। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। लेकिन टेक्निकली अगर स्पीच कोडर का ही बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, बिट वाइज होता है, ठीक है। और क्योंकि डिजिटल है तो डिजिटल के हिसाब से डिजिटल जो सिस्टम है, डिजिटल का जो टेक्नोलॉजी है वो क्या करता है, सिर्फ 0 और 1 समझता है। तो हर एक चीज को तो हम लोग 0 और 1 से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो ऑब्वियसली क्या होता है कि हर एक चीज के लिए हम लोग 0 1 का एक सीक्वेंस जनरेट करते हैं। और ये जो सीक्वेंस जनरेट होता है ये कहाँ पे रहता है कि किस चीज के लिए कौन सा सीक्वेंस रहेगा, ये रहता है कोड बुक में। तो इसीलिए क्या होता है, ये जो प्रेडिक्टिव कोडर होता है, प्रेडिक्टिव कोडर का जो एल्गोरिथम्स होता है उसके लिए एक कोड बुक को यूज किया जाता है जो कि ऑलरेडी प्रिलिमिनरीली डिफाइंड है। दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू से दैट VSELP एल्गोरिथम्स और VLPSC कोडर का जो एल्गोरिथम है, it uses a code book that has a predefined structure, okay, और जो कि that the number of computation
कंप्यूटेशनल रिक्वायर्ड फॉर द कोड, और कंप्यूटेशन के लिए और फिर सारा प्रोसेस को चलाने के लिए, क्योंकि सारा चीज यहाँ पे कंप्यूटराइज हो रहा है, तो ऑब्वियसली कंप्यूटेशन के लिए ये जो कोड बुक है ये प्रिलिमिनरीली डिफाइन है, ठीक है। और जिसके कारण क्या होता है कि सर्चिंग के लिए, सर्चिंग प्रिलिमिनरी क्योंकि डिफाइन है, तो इसीलिए सर्च करने का जो एक हेक्टिक प्रोसेस होता है, इस सर्च करने का इस हेक्टिक प्रोसेस को ये जो प्री डिफाइंड कोड बुक है वो काफी हद तक उसको रिड्यूस करता है। ओके, इसमें थोड़ा पानी पी लेता है। VHDLP algorithm was developed by a company जिसका नाम क्या है, Consortium, and the Motorola implementation was chosen for IS-54 system। और Motorola क्या करता है, Motorola का कभी फोन भी आता है बहुत सारा, और अभी इसके साथ तुम्हारा Lenovo के साथ Motorola का मार्च हो गया है। तो एनीवेज, तो मोटरोला क्या किया, पहली बार IS-54 स्टैंडर्ड्स में ये कोड को यूज किया, या फिर इस कोड को यूज करके वो अपना जो स्पीच कोडिंग का टेक्निक है उसको इम्प्लीमेंट किया। द VHDLP कोडर हैज एन आउटपुट बीट रेट ऑफ 7950 बिट्स पर सेकेंड and produces a speech frame of 20 मिलीसेकेंड। और इसका एक स्टैंडर्ड क्या है कि इसका जो बिट रेट है वो फिक्स है, दैट इज 7950 बिट्स पर सेकेंड। और जो हर एक फ्रेम होता है, हर एक फ्रेम का जो लेंथ होता है वो है 20 मिलीसेकेंड। एंड इन 1 सेकेंड 50 स्पीच फ्रेम्स each containing 159 bits of the speech are produced by the coder for a particular user। ठीक है, तो all these are the parameters for this VHDLP system। ठीक है, now next we will see about the channel coding। तो ऑब्वियसली स्पीच का जो डेटा है उस डेटा को कोड करने के लिए हम लोग स्पीच कोडर यूज कर रहे थे। उसके बाद उसको जब हम लोग चैनल में भेजेंगे, ताकि चैनल में भेजने के कारण उसमें तुम्हारा ज्यादा डिग्रेडेशन ना हो, उसमें ज्यादा नॉइज का इंट्रोडक्शन ना हो, उसके लिए हम लोग और एक टाइप ऑफ कोडिंग करते हैं, दैट इज नोन एज द चैनल कोडिंग। तो चैनल कोडिंग में ये क्या है कि हम लोग देख रहे हैं इस सिस्टम को यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1 सेकेंड में 50 स्पीच फ्रेम को हम लोग सेंड कर रहे हैं, और जो हर एक फ्रेम है, हर एक फ्रेम में कितना बिट्स होता है, 159, ऑलमोस्ट 160 बिट्स आर देयर। तो इसमें क्या है, जब हम लोग चैनल कोडिंग करते हैं तो ये जो 159 बिट्स है, इस 159 बिट्स को हम लोग 2 टाइप ऑफ बिट्स में या फिर 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, क्लास 1 और क्लास 2। तो जिसमें क्लास 1 में कितना बिट होता है, 77 बिट्स आर देयर इन द क्लास 1 एंड 82 बिट्स आर इन द क्लास 2 बिट्स। ओके, तो ये जो टोटल 159 है, 159 को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। फर्स्ट पार्ट में है मेरा 77 बिट्स और सेकेंड पार्ट में है 82 बिट्स। अब क्लास 1 बिट्स जो है इसका एक अलग सिग्निफिकेंस है, क्लास 2 बिट्स का एक अलग सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे क्लास 1 जो बिट है, being the most significant bits are error protected using the bit rate half convolutional code of constant length k equals to 6। अब यहाँ पे क्या है, जो क्लास 1 बिट्स है, क्लास 1 बिट्स और सिग्निफिकेंस होता है, बहुत इसका सिग्निफिकेंस ज्यादा होता है, बिकॉज कि ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिट्स होते हैं दे आर एरर प्रोटेक्टेड बिट्स। एरर प्रोटेक्टेड बिट्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो कोड का जो लेंथ होता है, यहाँ पे कन्वोल्यूशनल कोड यूज होता है, और कोड का जो लेंथ होता है वो एक फिक्स साइज में होता है, दैट इज 6। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं कि उसमें एरर आने का चांसेस कम होता है, क्योंकि हम लोग को पहले से डिफाइंड है कि इसमें 6 ही रहेगा। तो ये अनडिटर्मिनेशनल टाइप नहीं होता है कि हम लोग को नहीं पता कि इतना बिट आया है तो उसका लेंथ एग्जैक्टली कितना होगा, वो हम लोग को जज नहीं करना पड़ता। हम लोग को क्या पता है कि क्लास 1 बिट्स आएगा तो हर एक बिट तुम्हारा 6 कोड लेंथ का ही होगा। In addition to convolutional coding, the 12 most significant bits
among the class 1 bits are block coded using 7 bits. अब CRC जो कोड होता है, कुछ कोड होता है, वहां पे क्या होता है, कुछ बिट्स में क्या होता है कि 7 कोड्स यूज किया जाता है, कुछ होता है जिसमें 7 बिट यूज किया जाता है, और इसमें क्या होता है CRC एरर, और ये सारा बिट्स क्या होता है CRC एरर डिटेक्शन कोडिंग यूज किया जाता है, कोड बिट होता है CRC एरर डिटेक्शन कोडिंग. Okay, so this ensures that the most important speech coder bits are detected within a high degree of probability at the receiver. तो obviously अगर हम लोग को पता है कि क्लास 1 में अगर क्लास 1 जो बिट्स है, क्लास 1 बिट्स में जो 77 बिट्स है उसमें क्या हो सकता है, या तो CRC बिट्स हो सकता है, या तो हाफ कन्वेंशनल कोडेड बिट्स हो सकता है, जिसका कोड लेंथ क्या है 6 बिट और 7 बिट जो कि प्री डिफाइंड है. तो उसमें क्या होता है, जब हम लोग जो उसका डिटेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी होता है, डिटेक्शन का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होता है, क्योंकि हम लोग को पहले से पता है कि या तो 6 बिट का होगा सिग्नल, नहीं तो 7 बिट का होगा. अगर CRC सिग्नल है तो 7 ही बिट का होगा, CRC सिग्नल नहीं है, कन्वोल्यूशनल कोडेड सिग्नल है तो वो 6 बिट का होगा. Okay, the class 2 bits being perceptually less significant have no error protection added to them. और जो मेरा क्लास 2 बिट्स होता है उसका जो सिग्निफिकेंस है वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि वहां पे एरर प्रोटेक्शनिंग के लिए कोई सिस्टम यूज नहीं किया जाता है. And after channel coding, the 159 bits in each speech coder frame are represented by 260 channel coder bits. और यहाँ पे क्या होता है कि जो मेरा स्पीच कोडर बिट्स होता है 159, उसको डायरेक्टली 260 चैनल कोडर बिट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है. The gross bit rate of the speech coder with added channel coding is 13 kbps. और यहाँ पे जो बिट रेट होता है वो होता है 13.0 kbps का. तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि स्पीच कोडर से कैसे हम लोग करते हैं. देखो क्या है कि स्पीच कोडर है, स्पीच कोडर से 2 लाइन है, एक होता है तुम्हारा क्लास 1, एक होता है क्लास 2. तो क्लास 1 में मेरा क्या होता है, क्लास 1 में 82, और यहाँ पे हम लोग पहले क्या बोले थे 77, लेकिन ये 77 को फिर से ये 2 प्रोसेसेस में डिवाइड किया जाता है. एक है हाफ कन्वोल्यूशनल प्रोसेस और दूसरा है मेरा मोस्ट सिग्निफिकेंटली CRC. 12 बिट CRC रहता है, तो 12 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स रहता है, जिसको इंटू 7 करके टोटल मेरा ये हो जाता है 260. ठीक है, डायग्राम में दिख रहा है. The channel coding uses FSCCH data in different form that uses for the speech coded data. तो यहाँ पे क्या है, जो मेरा फ्रीक्वेंसी का जो हॉपिंग होता है, फ्रीक्वेंसी का जो मल्टीप्लायर हॉपिंग होता है, दिस इज द ब्लॉक कंटेंट 49 बिट्स. और तो उसके लिए क्या होता है 49 बिट्स का यूज किया जाता है बिट्स ऑफ डेटा पर 20 मिलीसेकंड फ्रेम. तो यहाँ पे जो चैनल कोडिंग होता है, यहाँ पे जो बिट रेट होता है वो क्या है 49 बिट्स कंटेनिंग हर एक ब्लॉक में 49 बिट्स रहता है, और 49 बिट्स डेटा पर ईच 20 मिलीसेकंड. हर 20 मिलीसेकंड में ये जो 49 बिट्स का जो डेटा है वो 49 बिट्स का डेटा को वो ट्रांसमिट करता है. ओके, तो ऑल दीज आर द पैरामीटर्स, वेरियस पैरामीटर्स. तुम लोग एक बार इसको रीडिंग मार लेना. ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरलीविंग. अब क्या है कि इंटरलीविंग का एक प्रोसेस है जो भी बिफोर ट्रांसमिशन यूज किया जाता है, या फिर बिफोर ट्रांसमिशन उस सिग्नल के ऊपर किया जाता है. दैट इज बिफोर ट्रांसमिशन द एनकोडेड स्पीच डेटा इज इंटरलीव्ड ओवर 2 टाइम स्लॉट विथ द स्पीच डेटा फ्रॉम एडजेसेंट स्पीच फ्रेम. ठीक है, देखो यहाँ पे ये है. देखो यहाँ पे क्या है कि अलग अलग इंटरलीविंग यहाँ पे 2 एडजेसेंट स्पीच कोडर का फ्रेम दिया हुआ है. एक स्पीच कोडर का फ्रेम कितना है 12 to यहाँ पे 247Y. यहाँ पे पहले X है, उसके बाद इधर नीचे Y है 12, 13, 38, 39.
तो और यहाँ पे है 24-25 करके, ये दो अलग अलग डिफरेंट स्पीच कोडर का फ्रेम है इन यूएसडीसी, ठीक है सिस्टम। तो इंटरलीविंग में क्या होता है, ट्रांसमिशन से पहले ये जो इंटरलीविंग होता है कि अलग अलग दो स्लॉट में इसको फैला दिया जाता है इसका डेटा को। इन अदर वर्ड्स, ईच टाइम स्लॉट कंटेनिंग एग्जैक्टली हाफ ऑफ द डेटा फ्रॉम ईच टू सीक्वेंशियल स्पीच कोडर फ्रेम। मतलब जो एक डेटा होता है, जो डेटा इंफॉर्मेशन होता है, उसको दो पार्ट में डिवाइड करके दो आसपास का, मतलब जो सीक्वेंस, मतलब क्या बोलेंगे, नियर बाय या फिर एडजेसेंट स्पीच फ्रेम में हाफ पोर्शन करके डिवाइड कर दिया जाता है हर एक बीट का डेटा को, ठीक है। The speech data are placed into a rectangular 26x10 interleaved as shown in the figure 10.4। तो नीचे तो 10.4 में हम लोग देखें कि कैसे उस पर ये किया जाता है, जिसमें कितना रहता है 26x10। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर हुआ 10 और इधर है 3 26 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हाँ, तो ये टोटल मेरा हो जाता है 26 एडजेसेंट चैनल में। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा ही दिखाया है, पूरा पोर्शन नहीं दिखाया हुआ है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ कहाँ गया? The data entered into the columns. The data is entered into the columns of the interleaving array, and the two consecutive speech frames are referred to as X and Y। तो देखो कॉलम्स वाइज होता है, कॉलम्स वाइज होने से टोटल कितना ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ये होता है एक्चुअली 26, इसीलिए बीच में डॉटेड लाइन दिया हुआ है, ठीक है। तो दो कॉलम्स में रहता है X एंड Y। देखो हर एक में X एंड Y, फिर X एंड Y, फिर यहाँ पे X एंड Y, फिर X एंड Y। तो 0 to 25 इसीलिए दिया हुआ है टोटल 26, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, 0 से, और यहाँ पे एंड कहाँ पे हो रहा है 25 में। तो 0 to 25 इज इक्वल्स टू टोटल 26 रोज, एंड इन कॉलम में है 10 कॉलम्स आर देयर, ओके। और यहाँ पे अगर 25 में खत्म हुआ है तो यहाँ से फिर शुरू हुआ 26 7 8 9 10 करके 38 39 50 51, फिर 51 के बाद यहाँ पे 52 53 54 करके यहाँ पे 77 के बाद फिर यहाँ पे देखो 78 79, फिर वहाँ पे 103 से 1045, फिर यहाँ पे 129 से 30 31, ऐसे करके जो टोटल ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है 26/10 का एक मैट्रिक्स यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। The encoded speech data for two adjacent frames are placed into the interleaver in such a manner that intermixes the class 2 bits and class 1 bits। यहाँ पे class 1 class 2 दोनों बिट को यहाँ पे इंटरलीव किया जाता है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दो पार्ट में डिवाइड करके उसका डेटा को मतलब कंसेक्यूटिव दो फ्रेम्स में डिवाइड करके उसको भेजा जाता है। Interleaving approach for the coded SSCCH blocks in identical to that user for speech data. A 6-bit SSCCH message word, on the other hand, is coded using half-rate convolutional code and uses an incremental interleaver that spans over 12 consecutive time slots। ठीक है, तो जो मेरा कन्वोल्यूशन डेटा कोड यहाँ पे यूज होता है, और ये जो इंटरलीवर है ये स्पैन्स, मतलब ये कितना मैं डिवाइड कर देता है ओवर 12 कंसेक्यूटिव टाइम स्लॉट्स, ठीक है। मतलब यहाँ से लेके कंसेक्यूटिव 12 टाइम स्लॉट में करता है, फिर यहाँ से लेके 25 तक कंसेक्यूटिव 12 टाइम स्लॉट में होगा। तो नाउ इज मॉड्यूलेशन तो तुम लोग को पता ही है, एमपीएस क्योंकि डिजिटल एनालॉग सिस्टम है तो वहाँ पे एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक्स यूज होगा, और क्योंकि यूएसडीसी सिस्टम है ये डिजिटल टेक्निक है, तो यहाँ पे जो मॉड्यूलेशन होगा वहाँ पे डिजिटल वेरियस काइंड्स ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स का ही यूज किया जाएगा। तो देखो, टू बी
Compatible with AMPS, USDC uses 30 kilohertz channels. Obviously USDC और हम लोग क्या पता है कि USDC और AMPS जो है वो एक ही टाइप का चैनल्स में यूज होता है, तो इसीलिए क्या है, टू बी कंपैटिबल विद AMPS एंड USDC यूजेस 30 किलोहर्ट्ज चैनल्स ऑन द कंट्रोल पेजिंग चैनल। तो पेजिंग के लिए वहाँ पे कंट्रोल चैनल्स जो है पेजिंग के लिए वो 30 किलो चैनल्स में यूजेस आइडेंटिकल 10 kbps। मींस जो पैरामीटर्स है वो पैरामीटर्स AMPS और USDC दोनों के लिए सेम है। On voice channel FM modulation is replaced with digital modulation having a gross bit rate of 48.6 kbps। तो जहाँ पे AMPS में हम लोग क्या देख रहे थे कि वॉइस डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग जो मॉड्यूलेशन टेक्निक वहाँ पे यूज करते थे वो मेरा क्या था, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक था। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग उसको रिप्लेस कर रहे हैं विद सम डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक। डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक में यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मेनली QPS के यूज हो रहा है, क्वाड्रेचर फेज शिफ्टिंग, और ये क्योंकि FSK, PSK, ASK तीनों मेरा क्या है, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है। तो तीनों में से कोई भी एक PSK या फिर FSK का यूज किया जाता है, और उससे क्या होता है, जो ग्रॉस बिट रेट है वो ग्रॉस बिट रेट इंक्रीज हो जाता है अप टू 48.6 kbps। In order to achieve this bit rate in a 30 kilohertz channel, the modulation requires a spectral efficiency of 1.62 bits per hertz। तो मेरा चैनल क्योंकि सेम है और हम लोग देख रहे हैं कि AMPS और USDC दोनों सिस्टम में अगर हम लोग कंपेयर करें तो USDC सिस्टम में मेरा क्या है, जो उसका कैपेसिटी है, कैपेसिटी 6 गुना हाफ लिमिट ये के लिए और 3 गुना हो जाता है फुल लिमिट चैनल्स के लिए। तो ऑब्वियसली उसके लिए, लेकिन मेरा जो चैनल का लेंथ है वो चैनल का लेंथ क्योंकि सेम ही है, तो उसी के कारण हम लोग बोल सकते हैं कि ये उसमें क्या है कि और भी एफिशिएंट वे में चैनल को यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी कितना हो जो जरूरत पड़ता है, 1.62 बिट्स पर हर्ट्ज। मतलब हर एक सेकेंड, हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए और हर एक सिंगल हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए 1.62 बिट्स पर सेकेंड उसको भेजना पड़ेगा। To limit adjacent channel interference, spectral shaping on the digital channel must be used। इसीलिए क्या करना पड़ता है कि स्पेक्ट्रम जो होता है उसको एक प्रॉपर शेप देना पड़ता है। The spectral efficiency requirements are satisfied by conventional pulse shaped 4-phase modulating schemes such as QPSK, DQPSK। ये सारा जो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है, ये सारा मॉड्यूलेशन टेक्निक्स यूज होता है। However, commonly known for the DQ and several advantages। अच्छा, दूसरे चैप्टर में यूज किया गया मॉड्यूलेशन वर्क का जो चैप्टर है वहाँ पे इसका मतलब एकदम मॉड्यूलेशन का वेरियस काइंड ऑफ मॉड्यूलेशन जो भी यूज होता है मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। द चैनल सिंबल रेट इज 24.3 kbps होगा, ये KSPS लिखा हुआ है। तो सिंबल रेट कितना है, सिंबल रेट बोला है ना तो KSPS ही होगा, सॉरी 24.3 KSPS है। किलो सिंबल पर सेकेंड, जैसे किलो बाइट पर सेकेंड होता है तो यहाँ पे किलो सिंबल मतलब into 10⁻³ ठीक है। एंड द सिंबल ड्यूरेशन इज 41.1523 माइक्रोसेकेंड। हर एक जो सिंबल है उसका ड्यूरेशन कितना है, 41.1523 माइक्रोसेकेंड्स का एक सिंबल ड्यूरेशन। यहाँ पे ये सारा स्टैंडर्ड्स को बेसिकली मेंटेन किया जाता है, ठीक है। यहाँ अब बोले थे ना ये जो चैप्टर है पूरा हिस्ट्री है, जो भी पहले से हुआ है खाली उसको हम लोग को पढ़ना है, उसको जानना है, बस जानने के लिए ये चैप्टर है। इसमें कोई भी मतलब क्या बोले दिमाग लगाने वाला चीज है नहीं, खाली रट्टा मारने वाला चैप्टर है, ठीक है। So pulse shaping is used to reduce the transmission bandwidth by limiting the inter-symbol interference। अब क्या होता है पल्स शेपिंग का अगर बात करें तो नॉर्मली क्या होता है, पल्स मीन्स व्हाट, these are pulses। तो पल्स जो है पल्स का एक पर्टिकुलर शेप होगा, लेकिन जब ट्रांसमिशन होता है वो स्पेशली उसका एक
कॉमन टेंडेंसी होता है कि वो फैल जाता है। मीन्स अगर ये इसका पल्स होगा तो ये चाहेगा कि कुछ ऐसे करके ये फैल जाने का, तो ये अगर फैल जाएगा तो टोटल जो अवेलेबल मेरा बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ में सेम नंबर ऑफ पल्सेस मेरा नहीं आटेगा या फिर सेम नंबर ऑफ पल्सेस को हम लोग एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है कि पल्स शेपिंग का हम लोग को यूज करना पड़ता है। पल्स शेपिंग का टेक्नोलॉजी अगर यूज करेंगे तो जितना भी मेरा अवेलेबल बैंडविड्थ है, जितना ट्रांसमिशन हुआ था उतना ही रिसेप्शन होगा, ठीक है। उसको वो पर्टिकुलर शेप, उस पल्स का जो पर्टिकुलर शेप है उस पर्टिकुलर शेप को मेंटेन किया जाता है। उस पर्टिकुलर शेप को मेंटेन किया जाता है। तो अगर वो फैल जाएगा, उसका वो शेप अगर मेंटेन नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, इंटरसिंबल इंटरफेरेंस होगा। तो ये इंटरसिंबल इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के लिए भी क्या होता है कि एक दूसरा रीजन है जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पल्स शेपिंग का जो टेक्नोलॉजी है उस पल्स शेपिंग का टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज करते हैं। At the transmitter, the signal is filtered using a square root raised consign filter। यहाँ पे ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिल्टर यूज होता है with a roll of factor equal to 0.35। ये कुछ फैक्टर्स है। The receiver may also employ a corresponding square root raised cosine factor filter, ठीक है। ये cosine filters है। Once pulse shaping is performed on the phase shift king, यहाँ पे PSK यूज होता है, it becomes a linear modulation technique which requires linear amplification in order to preserve the pulse shape, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि PSK में क्या होता है, मेरे लीनियर होता है, लीनियरली चेंज होता है। PSK में हम लोग देखे थे ना कि PSK में क्या होता है कि जो मेरा मॉड्यूलेटेड वेव है, मॉड्यूलेटेड वेव का वेव का जो फेस होता है वो लीनियरली चेंज होता है विद अकॉर्डेंस विद द टाइम और विद अकॉर्डेंस विद द वेरिएशन इज द ऑफ द मेसेज सिग्नल, ठीक है। सो preserve the pulse shape, non-linear amplification results in destruction of the pulse shape and expansion of signal bandwidth। और उससे क्या होता है कि ये हम लोग पल्स शेपिंग जो यूज करते हैं उसमें क्या होता है, पल्स शेप मेंटेन रहने से क्या होता है कि नॉन लीनियर जो एम्प्लीफिकेशन होता है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है और जो एक्सपेंशन होता है सिग्नल बैंडविड्थ का, उस एक्सपेंशन को भी वो रोकता है। एक्सपेंशन को रोकने से क्या होता है कि मेरा बैंडविड्थ जो टोटल अवेलेबल बैंडविड्थ है उस टोटल अवेलेबल बैंडविड्थ का जो एफिशिएंसी है उसको हम लोग मेंटेन कर, मतलब जितना एफिशिएंसी के साथ उसको भेजना चाहिए, सो दैट 30 किलोहर्ट्ज का जो मेरा टोटल चैनल का लेंथ है जो या फिर बैंडविड्थ है उसमें हम लोग जितना बिट्स पर सेकंड भेजना होगा या फिर जितना हमको रिक्वायरमेंट चाहिए उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं कि डेटा को भेज सकते हैं, ठीक है। तो जिससे कारण मेरा क्या होता है कि सिस्टम कैपेसिटी या फिर नेटवर्क कैपेसिटी इंक्रीज करता है। नाउ लेट्स कम टू द डिमॉड्यूलेशन। डिमॉड्यूलेशन भी मेरा सेम है। डिमॉड्यूलेशन में अगर PSK यूज हुआ होगा तो यहाँ पे भी बहुत सारा मेरा क्या होता है कि USDC ऑल्सो यूजेस USDC इक्वलाइजर एंड डुअल मोड फंक्शनलिटी, ठीक है। तो the type of demodulation and decoding uses at the receiver is left up to the manufacturer as shown in the मतलब ये पूरा डिमोडुलेटर कैसा होगा वो टोटली डिपेंड करता है इसके ऊपर कि वो कौन सा टेक्नोलॉजी को यूज करके जो मेरा वॉइस सिग्नल या फिर स्पीच सिग्नल है उस सिग्नल को डिमोडुलेट करेगा। एंड डिफरेंशियल डिटेक्शन में भी परफॉर्म एट इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी और बेस बैंड, ठीक है। तो वो बेस बैंड के हिसाब से भी हो सकता है या फिर RF फिल्टर भी हम लोग लगा सकते हैं, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी फिल्टर। The latter implementation may be done conventionally using a simply discrimination or digital signal processor. This is not only reduce the cost of the demodulator but also simplifies the RF circuitry. And DSP also support the implementation of the USDC equalizer as well as the dual mode functionality. और जो DSP होता है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग होता है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग करने से क्या होता है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग एक्चुअली एक एंटायर सब्जेक्ट होता है, एक एंटायर चैप्टर नहीं बोलेंगे, ये एक एंटायर सब्जेक्ट होता है कि कोई भी डिजिटल सिग्नल से उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग उसको कैसे उसको प्रोसेस कर सकते हैं।
ठीक है, कैसे हम लोग फिल्टर को यूज करके उसको प्रोसेस करके उससे जो मैसेज सिग्नल है उस मैसेज सिग्नल को, जो कि मेरा एक एनालॉग मैसेज सिग्नल है, उसको हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो डिमॉड्यूलेशन में हम लोग क्या करते हैं कि रादर देन यूजिंग अ नॉर्मल टाइप ऑफ फिल्टर और डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस या फिर कोई डिमॉड्यूलेटर का सर्किट या फिर डिटेक्शन करने के लिए कोई डिटेक्टर सर्किट यूज करेंगे या फिर डीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है उसको लगाएंगे। तो अगर डीएसपी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो मेरा सर्किटरी जो है, रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किटरी जो है, उसका जो क्या बोलेंगे, उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी या फिर कॉम्प्लिकेशंस जो होता है वो कम होता है, क्योंकि डीएसपी के लिए बहुत डिजिटलाइज वे में उसमें हम लोग उसको ट्रीट कर पाते हैं। क्योंकि डिमॉड्यूलेशन जो प्रोसेस होता है, डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस का बेसिक एम क्या होता है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्शन ही होता है, और मेरा जो मैसेज सिग्नल होता है इट्स एनालॉग सिग्नल। तो इसीलिए यहाँ पे यूएसडीसी इक्वलाइजर जो होता है वो डीएसपी को यूज करना ही प्रेफर करता है, क्योंकि उससे डुअल पर्पस ये होता है। एंड नेक्स्ट इज इक्वलाइजेशन। इक्वलाइजेशन ऑब्वियसली इक्वलाइजेशन करने के लिए मुझे जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन के लिए वहाँ पे इक्वलाइजेशन भी करना होगा। तो कंडक्ट इन 900 मेगाहर्ट्ज मोबाइल चैनल्स that channel reveal that the RMS delay spread as are less than 15 microsecond at 99% of all locations in for US cities and are less than 5 microsecond for nearly 80% of all location। तो यहाँ पे जो इक्वलाइजेशन पार्ट है कुछ नहीं है, एक बार तुम लोग पढ़ लेना इसको रीडिंग, ठीक है, कि कहाँ पे कौन से लोकेशन में कितना मेगाहर्ट्ज में क्या क्या पैरामीटर्स यूज होता है, कहाँ पे कितना परसेंटेज ऑफ डिले यूज किया जाता है। तो 90% ऑफ इस जगह में क्या होता है 50 माइक्रोसेकंड का डिले यूज किया जाता है, और उसका जो सिटीज होता है उसमें लेस देन 5% का डिले दिया जाता है 80% एरिया में। तो ये सब जो है एक खाली तुम लोग को एक बार रीडिंग पढ़ना है। तो ये वाला जो इक्वलाइजेशन पार्ट है इसको तुम लोग एक बार रीडिंग पढ़ लेना। और नेक्स्ट डे जो भी, आज तो मेरा टाइम अप हो गया, नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनाइटेड स्टेट डिजिटल सेलुलर डेरिवेशंस मीन IS 94 एंड IS 136 सिस्टम, एंड उसके बाद CDMA स्टार्ट करेंगे IS 95 सिस्टम। ठीक है, तो आज के क्लास में अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो प्लीज तुम लोग नोट डाउन करके रखना, और फिर तुम्हारा क्या बोले, अगर नेक्स्ट डे क्लास शुरू करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या वो जो प्रॉब्लम्स है प्रॉब्लम्स को हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे पहले, उसके बाद ही हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, तो क्लास कभी भी कर सकता है। सो थैंक यू एवरीवन, और मूडल में अटेंडेंस तुम लोग दे देना, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू।